Hello everyone. A very warm welcome to you all on official YouTube channel of Prime Edge Learning. I'm your geography mentor कोमल और मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर PYQ सीरीज़ लेकर आ चुकी हूँ। इससे पहले हमने जो PYQ सीरीज़ करी थी वो रिवर सिस्टम पार्ट 1 था, जिसमें हमने इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट PYQs को कवर करने की कोशिश करी थी और इन सभी रिवर सिस्टम्स को समझने का प्रयास किया था। आज जो मैं आपके सामने PYQ सीरीज लेकर आई हूँ वो है रिवर सिस्टम का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पेनिनसुलर इंडिया के रिवर सिस्टम को PYQ सीरीज के साथ चलते हुए कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर हिमालय नदियों की तुलना प्रायद्वीपीय नदियों से कीजिए। हिमालय नदियों की तुलना आपको प्रायद्वीपीय नदियों से करनी है। फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल वेयर एज मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड, यानी अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। यहाँ सभी नदियों की बात नहीं हो रही है, अधिकांश कुछ नदियों की बात हो रही है। तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि हिमालयन रिवर सारी ही 12 मासी होती है। रेनफॉल के थ्रू भी उनको पानी की आपूर्ति होती है, इसके अलावा ग्लेशियर्स के थ्रू भी होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की कुछ ऐसी नदियां हैं जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्लेशियर पॉइंट नहीं है जो उनको 12 मासी पानी की आपूर्ति दे सके। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका करेक्ट हो जाता है। द स्लोप ऑफ हिमालयन रिवर्स इज स्टीपर दैन दैट ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय नदियों का ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा होता है, क्योंकि हिमालय नदियाँ क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से बहकर आ रही हैं। जो भी नदी पर्वतीय क्षेत्र से बहकर आएगी वो खड़े ढाल से ही बहकर आएगी। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये एक पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र से बहने वाली नदियों का ढाल मंद होता है। अगर ऊंचाई वेस्टर्न घाट्स की मैं बात करूं तो वहाँ पे थोड़ी आपको ऊंचाई देखने को मिलती है, लेकिन वेस्टर्न घाट से जैसे ईस्टर्न घाट की तरफ जाते हैं तो ये ढाल मंद होता चला जाता है। लेकिन हिमालयन रिवर्स की तुलना में ये उतना तीव्र नहीं होगा, क्योंकि हिमालय रिवर्स पहाड़ी क्षेत्र से बहकर आ रही है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पठारी क्षेत्र से बहकर आ रही है। तो ये पॉइंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा कि हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा होता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। पेनिनसुलर रिवर्स कॉज मोर इरोजन अलॉन्ग देयर कोर्स दैन हिमालयन रिवर्स। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय नदियों की तुलना में अपने मार्ग में अधिक क्षरण करती है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नदियाँ मंद ढाल से बहकर आ रही हैं उनके क्षेत्र में ढाल कम है, तो वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा शरण या ज़्यादा इरोजन नहीं करेगी, अपरदन ज़्यादा नहीं करेगी। लेकिन जो भी नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से ऊपर से नीचे की तरफ बहकर आ रही वो अपने रास्ते में आने वाले सभी चीज़ों का शरण करते हुए आगे चलती रहेगी, अपरदन करती रहेगी। इसलिए हिमालय नदियाँ ज़्यादा अपरदन करती है एज़ कम्पेयर टू पेनिनसुलर इंडिया की रिवर से कंपेयर किया जाए तो वो कम शरण करती है। इसमें पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। आपको सही बताने तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओनली 1 एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपका एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है। असर्शन पढ़ लेते हैं। कथन क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स डू नॉट, नहीं करती हैं, फॉर्म डेल्टाज। कारण कह रहा है दे फ्लो स्विफ्टली ओवर हार्ड रॉक्स इन अ शॉर्ट कोर्स। वे छोटे मार्ग में कठोर चट्टानों पर तीव्र गति से बहती है। छोटे मार्ग में बहती है, कठोर चट्टानों से होकर निकलती है और तीव्र गति में बहती है। तो आपका असर्शन और रीजन दोनों ही सही है पश्चिमी घाट की नदियों को लेकर। पश्चिमी घाट का ढाल जो है थोड़ा सा ऊंचा है और पूर्वी घाट तक जाते जाते वो मंद हो जाता है। इस मार्ग से बहने वाली जो भी नदियाँ होती है ये भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं, और क्योंकि तीव्र ढाल के सहारे ये चलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है, तो ये डेल्टास का निर्माण न करके किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है।
ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख क्या होता है? डेल्टाज ऐसे एरियाज में रिवर फॉर्म करती है जहाँ पे मंद ढाल है और नदी की स्पीड भी स्लो है, तो अपने साथ लाया हुआ सारा सेडिमेंट्स वहीं बिछाकर फिर वो आगे किसी मेन वाटर बॉडी में इन्फ्यूज़ हो जाती है या फॉल हो जाती है। लेकिन जो नदियाँ तीव्र ढाल से चल रही हैं, घाटियों से चल रही है और उसके बाद सीधे ही जाके किसी वाटर बॉडी में फॉल कर जाती है, ऐसी नदियाँ डेल्टास का निर्माण ना करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्चुरीज। तो जितनी भी पश्चिमी घाट वाली नदियां होंगी जो अरब सागर में जाके गिरेंगी, वो सभी एस्चुरी का निर्माण करेंगी यानी ज्वार नदमुख बनाएंगी। और जितनी भी पूर्वी घाट वाली नदियां होंगी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी, वो सभी डेल्टा का निर्माण करेगी। तो आपका पहला असर्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है नहीं करती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दे फ्लो स्विफ्टली ओवर हार्ड रॉक्स इन शॉर्ट कोर्स, तो ये भी सही बात है कि इनका मार्ग छोटा होता है, ये कठोर चट्टानों से, भ्रंश घाटियों से होकर तीव्र गति से बहती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि यही तो एक्सप्लेन कर रहा है, तीव्र गति से चल रही है, कठोर चट्टानों से चल रही है, छोटे मार्गों से चल रही है, इसीलिए ही डेल्टास का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। मोस्ट पेनिनसुलर, ये भी एक असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए असर्शन क्या कह रहा है और रीजन उसकी पुष्टि दे रहा है या नहीं। मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ पेनिनसुलर इंडिया की ज़्यादातर या अधिकांश नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बट नर्मदा एंड तापी ड्रेन इनटू अरेबियन सी। लेकिन पेनिनसुलर इंडिया की नर्मदा और ताप्ती रिवर अरेबियन सी में जाकर फॉल करती है। ये तो हमारा कथन हुआ। कारण क्या है? नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो ये एक क्वालिटी है उन सभी रिवर्स की जो अरेबियन सी में जाकर फॉल करती है। ये सभी रिवर्स बहुत तेज़ स्पीड से चलती हैं, तीव्र ढाल से चलती हैं, भ्रंश घाटियों से चलती हैं और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती हैं। छोटा मार्ग ये फॉलो करती हैं, छोटे रास्ते से होकर गुजरती हैं। तो और कथन असर्शन आपका क्या कह रहा था कि अधिकांश नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, लेकिन उसमें से नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो ढाल का अनुसरण न करके अरेबियन सी में जाकर गिरती है। तो ये बिल्कुल आपका सही असर्शन और सही कथन हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से गुजरती है। अगर भ्रंश घाटी से गुजर रही है, इसका मतलब वो कौन से सागर में जाके फॉल करेगी? अरेबियन सी में फॉल करेगी। यहाँ से नर्मदा और यहाँ से ताप्ती दोनों ही अरेबियन सी में जाकर फॉल करती है। इसके अलावा दामोदर, कावेरी, कृष्णा, ये गोदावरी, ये सारी रिवर्स कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक? अमरकंटक की पहाड़ियों से इनमें से किन नदियों का उद्गम है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। दामोदर नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार से कौन सी पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दामोदर नदी या दामोदर रिवर का ओरिजिन पॉइंट है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार। महानदी रिवर की मैं बात करूँ तो महानदी रिवर निकलती है सिहवा पहाड़ियों से, छत्तीसगढ़। महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सिहवा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से। नर्मदा रिवर की बात करें तो नर्मदा रिवर निकलती है
अमरकंटक से। दामोदर रिवर आपका गलत ऑप्शन है, नर्मदा रिवर यहाँ पे सही ऑप्शन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। छोटा नागपुर पठार से जो दामोदर रिवर निकलती है वो निकलती है खमारपाट पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है? खमारपाट पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से जो रिवर निकलती है वो नर्मदा रिवर निकलती है। महानदी रिवर निकलती है सिहवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। और ताप्ती की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से। मध्य प्रदेश से सतपुड़ा रेंज से निकलती है ताप्ती रिवर। अगर प्लेस की मैं बात करूं तो मुल्तई नामक स्थान से इसका उद्गम माना जाता है मध्य प्रदेश में। लेकिन अमरकंटक की पहाड़ी से जो रिवर निकलती है वो नर्मदा रिवर निकलती है। ये भी विंध्याचल की पहाड़ियों का ही भाग है। अमरकंटक की पहाड़ी विंध्याचल माउंटेन रेंज का पार्ट है। दामोदर इसका आंसर नहीं होगा, नर्मदा इसका आंसर होगा। दामोदर जो है वो खमारपाट पहाड़ी से निकलती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की ये पहाड़ी है, इससे निकलती है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो गया था दोनों नामों में, इसलिए नर्मदा आपका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज़ द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर? सोन नदी का वास्तविक स्रोत कौन सा है? अमरकंटक शहडोल जिला, सोनमुड़ा शहडोल डिस्ट्रिक्ट, सोन बछावर डिस्ट्रिक्ट और मंडला प्लेट्यू डिस्ट्रिक्ट। अगर मैं सोन नदी की बात करूं तो इसके ओरिजिन को लेकर दो राज्यों में मतभेद रहता है, एक मध्य प्रदेश में और दूसरा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों में क्या मतभेद रहता है? मध्य प्रदेश कहता है कि ये मैकाल की पहाड़ियों मैकाल माउंटेन रेंज से इसका उद्गम है सोन नदी का। लेकिन छत्तीसगढ़ कहता है कि यहाँ पे सोन बछावर नामक डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम स्थल है। अब यहाँ पर आपको मैकाल पर्वत रेंज से ये मानते हैं कि अमरकंटक से निकलता है, और छत्तीसगढ़ ये कहता है कि सोन बछावर से इसका उद्गम माना जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वे में देखें, अगर स्टेट वाइज ये क्वेश्चन आए, मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से मैकाल माउंटेन रेंज में। और अगर आपका छत्तीसगढ़ स्टेट का क्वेश्चन आए तो आपका सोन बछावर सही हो जाएगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कोई इंडिया का रिलेटेड एग्जाम है, उसमें इस तरीके से पूछ लिया, अब इसमें दोनों ही ऑप्शन दे दिए, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, तो आपका जो आंसर सही माना जाता है वो है सोन बछावर। छत्तीसगढ़ से सोन नदी का उद्गम माना जाता है, अमरकंटक से इसका उद्गम नहीं माना जाता है, मैकाल पर्वत श्रेणी से। इसलिए आप अगर दोनों ही ऑप्शन दे दी हैं तो हम सोन बछावर को ही सिलेक्ट करेंगे, जो कि सोन नदी का वास्तविक उद्गम क्षेत्र माना जाता है ऑल ओवर इंडिया की दृष्टि से। स्टेट वाइज आ जाए मध्य प्रदेश के क्वेश्चन में तो आप इसको करेक्ट कर देंगे, और अगर छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आ जाए तो इसको करेक्ट कर देंगे। लेकिन ऑल ओवर इंडिया की दृष्टि से वास्तविक उद्गम सोन नदी का यही माना जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो कि अरेबियन सी में फॉल करती है, वो आपको बतानी है इस ऑप्शन में से। अरेबियन सी में जाती है। नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर, ये दोनों ही रिवर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलती है, और कहाँ पे जाके फॉल करती है? अरेबियन सी में। लेकिन जो राप्ती रिवर है ये हिमालयन माउंटेन रेंज में घग्गर नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी है। तो राप्ती रिवर आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सही पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां है वो है नर्मदा और ताप्ती। फर्स्ट एंड सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज पूर्णा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है? तो पूर्णा नदी ताप्ती रिवर की सहायक नदी है, जो कि
पूरब पश्चिमी घाट से ही इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये पश्चिम दिशा में चलते हुए ताप्ती में मिलकर और उसके बाद कहाँ पे चली जाती है, अरेबियन सागर में, यानी कि अरब सागर के अंदर फॉल कर जाती है। पूर्णा नदी आपकी ताप्ती रिवर की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ताप्ती रिवर। विच रिवर डिवाइड्स इनटू 2 चैनल्स 3 times and reunites to form the island of श्रीरंगपट्टनम, शिवान समुद्रम एंड श्रीरंगम। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, शिव सुंदरम है, ये काट देते हैं। हिंदी में सही लिखा हुआ है श्रीरंगपट्टनम, श्री समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है, लेकिन उससे पहले ये नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है, उसके बाद इन आइलैंड्स को ये फॉर्म करती है। ऐसी रिवर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो कि कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के एरिया में फ्लो करते हुए ये 3 धारों में विभाजित होती है, इन आइलैंड्स को फॉर्म करती है और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये तीनों ही धाराएं वापस से सम्मिलित हो जाती है। उसके बाद ये कहाँ गिर जाती है, कहाँ पे जाके मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो कावेरी एकमात्र ऐसी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है जो पश्चिमी क्षेत्र से उद्गम होने के बाद, कर्नाटका ब्रह्मगिरी हिल से इसका उद्गम होने के बाद ये आगे चलकर 3 धाराओं में बट जाती है, इन तीनों आइलैंड्स को फॉर्म करती है, द्वीपों का निर्माण करती है। इसके बाद वापस इसकी सभी धाराएं सम्मिलित होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर फॉल कर जाती है। कावेरी आंसर आपका सही हो जाएगा। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। यहाँ पे आपको नदियाँ दी हुई है और नदियों के साथ उनका उद्गम क्षेत्र दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सबसे पहले कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र है ब्रह्मगिरी हिल्स। मैप के थ्रू इसको एक बार देख लेते हैं। कावेरी रिवर जो है आपकी, उसका उद्गम क्षेत्र क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स। यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका उद्गम होता है और उसके बाद ये फ्लो करते हुए कहाँ चली जाती है, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इधर क्या है, अरब सागर। तो आपका फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा, कावेरी रिवर का? क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि सिर्फ एक में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आगे मैं नहीं भी चेक करूँ तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, तो इसके लिए इसको एक बार देख लेते हैं। साबरमती रिवर का पूछ रहा है, तो साबरमती रिवर आपके मेवाड़ हिल्स यानी कि अरावली माउंटेन रेंज से उद्गम होती है। ताप्ती रिवर मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज से उद्गम होती है और दामोदर रिवर छोटा नागपुर के पठार में खमारपाट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका से, साबरमती कहाँ से है, मेवाड़ हिल्स जो कि अरावली माउंटेन रेंज का पार्ट है, ताप्ती रिवर सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से और दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू खमारपाट की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। सी ऑप्शन विल बी और करेक्ट आंसर। सभी नदियों का उद्गम क्षेत्र और उसके बाद वो किस बड़ी वाटर बॉडी में जाकर मिल जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। सहायक नदियाँ भी पता होनी चाहिए, लेकिन उद्गम का क्वेश्चन
और लेंथ का क्वेश्चन, सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी, कितना उसका कैचमेंट एरिया है, ये वाले क्वेश्चंस रिवर सिस्टम के अंदर ज़्यादा आते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, कौन सी नदी कहाँ से पैदा होती है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, फिर उसका एंड पॉइंट क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्लस वो कौन से रिवर सिस्टम का हिस्सा है। जैसे मैं यमुना का पूछूँ कि यमुना कौन से रिवर सिस्टम का हिस्सा है, तो वो गंगा रिवर सिस्टम के हिस्से के अंदर आएगी। प्लस इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इस तरीके से आपको फैक्ट बेस्ड तरीके से याद होना चाहिए रिवर सिस्टम। विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की विद द लेंथ ऑफ 1465 किलोमीटर। विच इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी पता होना चाहिए। तो वो है हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट धार्मिक नदी गंगा। कौन सी है, गंगा। ये इट इज़ द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूँ तो वो है गोदावरी, जिसकी लेंथ कितनी है 1416 किलोमीटर। कावेरी, कृष्णा और नर्मदा, ये सभी इनमें से किसी को भी दक्षिण की गंगा नहीं बोला जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के साथ साथ वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा और तापी। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, यानी कि लंबाई के हिसाब से बड़े से छोटे की तरफ आपको इनको अरेंज करना है। तो सबसे बड़ी, अगर मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, गोदावरी। तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई, गोदावरी, जो कि आपके दो ऑप्शन में दिया हुआ है, सी और डी हमारा कट हो जाएगा। गोदावरी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। ये गोदावरी की लंबाई है। आपको लेंथ पता होनी चाहिए, उस हिसाब से ही आप इनको अरेंज कर पाएंगे। अगर आपको लेंथ ही पता नहीं है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। महानदी की लेंथ की बात करूं तो वो है 851 किलोमीटर। नर्मदा है 1312 किलोमीटर और ताप्ती है 724 किलोमीटर। अब इस हिसाब से अरेंज कर लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी नदी, फिर सेकंड नंबर की, फिर थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की। सबसे बड़ी तो गोदावरी है, नंबर 1 पे गोदावरी आ गई। इसके बाद नर्मदा की लेंथ सबसे ज़्यादा है 1312 किलोमीटर, तो सेकंड नंबर पे कौन सी आ जाएगी, नर्मदा। थर्ड नंबर पे महानदी, जिसकी लेंथ है 851 किलोमीटर, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगी। और फोर्थ नंबर पे आपके आ जाएगी ताप्ती। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नदियों की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस उस पर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज करेक्ट नॉर्थ साउथ ऑर्डर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है, पहले तो इस डायरेक्शन में आपको अरेंज करना है जो नॉर्थ से साउथ में फ्लो कर रही है, प्लस कहाँ पे जा रही है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है पेनिनसुलर इंडिया की, यानी कि ये सभी कहाँ पे जाके फॉल कर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ये क्वेश्चन भी मैप के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ईस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर इंडिया की नॉर्थ से साउथ में कौन सी, सबसे पहले आ जाती है दामोदर, फिर आ जाती है स्वर्ण रेखा, इसके बाद आ जाती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड वेगई। ये सभी रिवर्स, बाकी सब ये छोटी मोटी जितनी भी रिवर्स है ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है। जो मेन रिवर्स है जो बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रही है, दामोदर, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। इस हिसाब से आपको नॉर्थ से साउथ में उस क्वेश्चन के अंदर अरेंज करना है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और इस तरीके से अरेंज करते हैं।
सबसे पहले हमने कौन सी देखी थी? गोदावरी, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद कौन सी देखी थी? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, सी और डी कट हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सी नदी देखी थी आपने? महानदी, वो भी आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। इसके बाद आपने कौन सी देखी थी? गोदावरी देखी थी या कृष्णा देखी थी? तो हमने देखी थी गोदावरी रिवर। इसके बाद आ जाती है कृष्णा रिवर, देन पेन्नार, देन कावेरी, देन पेन्नार, देन वेगई। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वापस इसका ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा के बाद आ जाती है महानदी, देन गोदावरी, देन कृष्णा, देन पेन्नार, कावेरी, कावेरी के बाद सबसे लास्ट में आ जाती है वेगई रिवर। तो आपका कावेरी के बाद आ जाती है वेगई रिवर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई, ये करेक्ट ऑर्डर है नॉर्थ साउथ में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर फॉल कर जाती है। रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली फॉलो विच ड्रेनेज पैटर्न? साउथ इंडिया की नदियाँ कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाती है? अगर मैं मैप में देखने को बोलूँ ड्रेनेज पैटर्न, तो आपको किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न लग रहा है? ये ऐसा नहीं लग रहा कि मेन ब्रांच के साथ छोटी मोटी उसकी ब्रांचेस निकली हुई है। तो मेन ब्रांच और छोटी ब्रांचेस वाला पैटर्न कैसा होता है? वृक्षनुमा पैटर्न होता है। इट इज डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक पैटर्न। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स है ये सभी मिलकर कैसा पैटर्न बनाती है? पेड़ के जैसा पैटर्न बनाती है, यानी कि डेंड्रिटिक पैटर्न का फॉर्मेशन करती है, वृक्षनुमा आकृति का निर्माण करती है। आपका आंसर हो जाएगा डेंड्रिटिक। रेडियल भी नहीं है, रेडियल मतलब बीच में कोई पहाड़ी एरिया है और यहाँ से इस तरीके से रिवर्स बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है और बाहर की तरफ फ्लो कर रही है, तो वो पैटर्न भी नहीं है। रेक्टेंगुलर पैटर्न भी नहीं है, कोई टेबल लैंड है और इस तरीके से नदियाँ फ्लो कर रही है, तो ऐसा पैटर्न भी नहीं है। ट्रेलिस पैटर्न भी नहीं है, कोई मेन रिवर चल रही है और 90 डिग्री के एंगल पर उसकी ट्रिब्यूटरीज आकर उससे मिल रही है, तो ऐसा पैटर्न भी नहीं है। इनमें से किसी प्रकार का पैटर्न नहीं, पर मेनली डेंड्रिटिक पैटर्न यानी कि वृक्षनुमा आकृति हमें पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स में देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सही नहीं है वाला आपसे पूछा है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के पठार से, सिहवा की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? सिहवा पहाड़ी से। ये सही हो जाएगा, हमें तो नहीं वाला पूछा है। द गोदावरी ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, तो बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से होता है, महाराष्ट्र में। ये भी आपका सही हो गया। द कावेरी ओरिजिनेट्स इन आंध्र प्रदेश, ये है रॉन्ग आंसर, बिकॉज कावेरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कर्नाटका, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी हिल्स, ये है सियवा हिल्स। द ताप्ती ओरिजिनेट्स इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, ताप्ती मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज से निकलती है। हमें नहीं वाला पूछा है, जो गलत दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है कि कावेरी ओरिजिनेट्स इन आंध्र प्रदेश। कावेरी आंध्र प्रदेश से ओरिजिनेट न होकर कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म एन एस्चुरी, यानी कि ज्वार नदमुख का निर्माण इनमें से कौन सी नदियां नहीं करती है? वो सभी नदियां जो बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, वो एक भी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण नहीं करेंगी। वो सभी नदियां क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती और मांडोवी ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो ये सभी
एस्चुरी का निर्माण करेंगी। लेकिन महानदी एक ऐसी नदी है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर फॉल करती है, इसलिए ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के बताने हैं कि कौन से कथन सही है, फिर वो कोड्स में हमको पता करने हैं। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला, केरला में कोई भी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यानी कि केरला से निकलकर बे ऑफ बंगाल में जाने वाली कोई भी नदी नहीं है, तो ये गलत है। वेगई रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि, इसके अलावा पेन्नार है, ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जो केरला से निकलती हैं। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कोई भी पश्चिम की तरफ चलने वाली नदी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, इन सब की ट्रिब्यूटरीज हो गई, सभी मध्य प्रदेश से निकल कर कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है, तो ये भी आपका गलत आंसर है। दैट इज वाई नीदर वन नॉर टू, ना ही ऊपर वाला सही है ना ही नीचे वाला सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है इंडिया का, उसी रिवर का होगा जो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। तो इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर है, तो गोदावरी बेसिन ही सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन होगा इंडिया का, जो कि 10% रिवर बेसिन कवर करता है इन टोटल रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। इंडिया के 100% टोटल रिवर बेसिन में से 10% रिवर बेसिन कौन सा बेसिन कवर करता है, गोदावरी बेसिन कवर करता है लगभग 3,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है, गोदावरी बेसिन का है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा तो गंगा रिवर का होगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सी रिवर है दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी है, तो वो है गोदावरी। महानदी 851 किलोमीटर, नर्मदा 12 किलोमीटर, और कृष्णा रिवर की अगर लेंथ की बात करें तो लगभग कृष्णा रिवर बहती है गोदावरी के बाद दूसरी बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की, 1400 किलोमीटर। अगर पेनिनसुलर इंडिया की बात करूं मैं सिर्फ और सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया के रिवर सिस्टम की, तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, तो दूसरी कौन सी है, कृष्णा, जिसकी लंबाई कितनी है 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर और महानदी 851 किलोमीटर की लेंथ के साथ बहती है। आपको पूछा है लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, सो इट इज गोदावरी, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दैट इज ऑल्सो गोदावरी। द वैली ऑफ विच रिवर इज फेमस फॉर रिवाइंस, यानी कि खड्ड भूमि के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, बीहड़ का नाम तो सुना ही होगा, सबने सुना होगा बीहड़। बीहड़ क्या होते हैं, ऐसा स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है जहाँ पे अगर सॉफ्ट सॉइल पाई जाती है, सॉफ्ट सॉइल है, लो वेजिटेशन है, लो वेजिटेशन है, सॉफ्ट सॉइल है, तो बहुत ज़्यादा इरोजन होता है। क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है, यानी कि अपरदन। एक्सेसिव इरोजन हो गया है क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ही कम थी। वहाँ पे मृदा कैसी है, बहुत ही सॉफ्ट है, कच्ची मृदा है जो कि पानी के बहाव के साथ बह गई है, तो इस तरीके से बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। बीच में गैप्स आ जाते हैं और इस तरीके से बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। ये बीहड़ कौन सी नदी के प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, कौन सी नदी के प्रसिद्ध है, चंबल के बीहड़। आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैली ऑफ विच रिवर इज फेमस फॉर रिवाइंस, यानी खड्ड भूमि के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, गहरी घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए, तो वो है आपकी चंबल नदी, यानी कि चंबल अपने बीहड़ों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्टर्न घाट,
ईस्टर्न घाट से कौन सी नदियाँ ओरिजिनेट होती है? ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधारा। इसमें से ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा या ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा ये दोनों ही नदियां रांची के पठार से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? जो कि कौन से प्लेट्यू का पार्ट है? छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू से इन चारों में से जिन नदियों का उद्गम होता है वो है ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा। लेकिन जो नागावली और वंशधारा रिवर्स है, इन दोनों रिवर्स का ओरिजिनेट पूर्वी घाट से होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ, जो कि कहाँ दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड एंड फोर्थ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन एसपी चटर्जीज स्कीम ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, the Mahanadi basin is included in which subdivision of peninsular plateau? महानदी को किस सब डिवीजन में इंक्लूड किया था एसपी चटर्जी ने अपने फिजिकल डिवीजन्स में? एसपी चटर्जी ने फिजिकल डिवीजन कब दिए थे? 1964 में दिए थे। इन्होंने भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। एक वही हिमालयन माउंटेन रेंज, गंगा प्लेन, इसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है, प्रायद्वीपीय भारत आ जाता है, और कोस्टल रीजन और आइलैंड्स आ जाते हैं, यानी तटीय क्षेत्र और महाद्वीप आ जाते हैं, द्वीप समूह। लेकिन इन्होंने जो प्रायद्वीपीय भारत का जो पार्टीशन दिया था, फिजिकल डिवीजन दिया था, उसमें इन्होंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, उत्तरी दक्कन का पठार और दक्षिणी दक्कन का पठार। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि महानदी बेसिन इसमें से किसका भाग है दक्कन प्लेट्यू में? उत्तरी दक्कन पठार का भाग है, दक्षिणी दक्कन पठार का, या पूर्वी पठार या पूर्वी घाट का? इनमें से किसी का भी भाग नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट का डिवीजन अपने फिजिकल डिवीजन में नहीं दिया था। इन्होंने क्या डिवीजन दिया था? हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकंड दिया गंगा प्लेन, देन डेजर्ट, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्थ प्लेट्यू एंड साउथ प्लेट्यू। पांचवा इन्होंने दिया था कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। ये इन्होंने 5 डिवीजन दिए थे अपने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में। एसपी चटर्जी ने कब दिए थे? 1964 में दिए थे। तो इन्होंने ना ही पूर्वी पठार का कोई डिवीजन दिया, ना ही पूर्वी घाट का कोई डिवीजन दिया। हाँ, लेकिन इन्होंने पेनिनसुलर प्लेट्यू का डिवीजन दो पार्ट में डिवाइड किया था, नॉर्थ डेक्कन पठार एंड साउथ डेक्कन पठार। अब आपको बताना है कि महानदी बेसिन इन दोनों में से किसका भाग होगा। तो अगर आप मैप में देखें तो महानदी कहाँ पर बहती है? महानदी यहाँ बह रही है, ये महानदी की लोकेशन है। अब मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात करूँ तो कम से कम ये कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये हो गया साउथ डायरेक्शन, यानी कि महानदी बेसिन आपका किसका भाग हो जाता है? नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू का भाग हो जाता है एसपी चटर्जी के अनुसार। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन कहाँ गया भाई? सही उत्तर आपका हो जाएगा नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कट्स थ्रू ऑल द हिमालयन रेंजेस? हिमालय की जितनी भी रेंज है, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, वो तो यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा ये जो रेंजेस है इन सभी को काटते हुए बहती है रावी, सतलज, ब्यास और चेनाब। तो अगर मैं सतलज रिवर की बात करूँ तो ये एक ऐसी नदी है जो हिमालय श्रेणी की सभी श्रेणियों को
काटती है? सतलज रिवर हिमालय श्रेणियों की सभी श्रेणियों को काटने वाली रिवर है। इसके अलावा झेलम, चिनाब, रावी, सिंधु ये सब कोई भी इसको नहीं काटती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सतलज रिवर विल बी योर करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल? इनमें से कौन सी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड गोदावरी, महानदी कृष्णा एंड कावेरी, लूनी, नर्मदा एंड तापी। तो भाई गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी जाती है, गोदावरी भी जाती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी सब बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स है, बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन लूनी, नर्मदा और ताप्ती रिवर ये कहाँ जाती है? अरेबियन सी में जाती है। कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। सो बोथ ए एंड बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ये सभी रिवर्स कहाँ पे जाके ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। द रिवर्स मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 गिवन इन द मैप आर रिस्पेक्टिवली। दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3, 4 से अंकित नदियाँ क्रमशः क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली नदी है आपकी, ये पहली रिवर कौन सी रिवर है? यहाँ पे नेपाल है, यहाँ काठमांडू है। ये जो मेन रिवर चल रही है, इनकी ये 3 सहायक है। सबसे पहले तो आप पता कीजिए कि ये मेन रिवर कौन सी है। अगर हमें मेन रिवर इसमें पता चल गई तो सहायक नदियाँ भी हमें सीरियल वाइज पता चल जाएगी। तो मेन रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। यहाँ पे भी दिया हुआ है गंगा रिवर, लेकिन ये सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। बिल्कुल, गंगा रिवर कौन से नंबर की नदी है? दूसरे नंबर की नदी है गंगा। 2 ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड पे, यहाँ पे भी गंगा, यहाँ पे भी गंगा, तो ये कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। अब मुझे गंगा नदी पता चल गई, तो अब मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे कौन सी है और यहाँ पे कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो अगर पहले नंबर की बात करूँ जो कि काठमांडू की तरफ से आ रही है, तो वो है आपकी बिहार राज्य में आकर गंगा में मिल जाती है। वो कौन सी रिवर है? कोसी रिवर, सौरो ऑफ बिहार। कौन सी रिवर है? कोसी रिवर। बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब आगे के मुझे नहीं पता, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, मुझे तो पता ही नहीं है। मेरे को मेन रिवर पता चल गई, इसके अलावा मुझे पता चल गया भाई इस तरफ से काठमांडू की तरफ से बिहार में आकर जो नदी मिल रही है गंगा में, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज कोसी रिवर। मुझे ऑप्शन में मिल गया भाई 1 नंबर पे कोसी, तो मेरा बी ऑप्शन सही हो गया। अभी गोमती कौन सी है, घग्गर कौन सी है, मेरे को नहीं भी पता होगा तो चलेगा कि गोमती रिवर कौन सी है और घग्गर रिवर कौन सी है, फिर भी देख लेते हैं। तो ये आपकी है गोमती रिवर और ये है आपकी घग्गर रिवर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैप में आइडिया लगाने के लिए देखिए नेपाल और इस तरीके से एक मेन रिवर चल रही है जिसमें ये तीनों आकर ट्रिब्यूट हो रही है। तो सबसे पहले मेन रिवर मालूम होनी चाहिए। नाम ऑप्शंस पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी रिवर सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको फिर यहाँ दिए हुए हैं दोआब और यहाँ दी हुई है नदियाँ। कौन सी 2 नदियों के बीच का दोआब क्या कहलाता है, वो आपको इस टेबल में पूछा है। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि दोआब होता क्या है। 2 नदियों के बीच का भाग, 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। अब मैप में देखते हैं कि कौन सा दोआब क्या कहलाता है। सबसे पहले यहाँ जो रिवर है वो है सतलुज रिवर। ये ब्लर है मैप, थोड़ा सा मैं बोल के बता रही हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ है सतलुज रिवर चल रही है, इसके ऊपर आकर जो मिल रही है वो है ब्यास रिवर। सतलुज रिवर और ब्यास रिवर के बीच के दोआब को कहा जाता है बिष्ट दोआब। साथ साथ याद करते रहिए, सतलुज रिवर और ब्यास रिवर के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? बिष्ट दोआब। ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। तो भाई बिष्ट दोआब जो है वो किसका भाग है? किसका भाग है? सतलुज रिवर और ब्यास रिवर का, यानी कि ए ऑप्शन का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन का थर्ड यहाँ कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है,
नीचे एक बार बना लेते हैं सीरीज, बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन का थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा दोआब है। ब्यास रिवर और रावी रिवर के बीच के दोआब को कहा जाता है बारी दोआब। कौन सा दोआब कहा जाता है? बारी दोआब। ये तो हो गया बिष्ट दोआब जो कि सतलुज और ब्यास के बीच में बना है। ब्यास और रावी के बीच में जो दोआब बनता है उसे कहा जाता है बारी दोआब। ऑप्शन में देखें ब्यास और रावी के बीच में बनता है बारी दोआब, यानी कि बी का सेकंड ऑप्शन। बी का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। चलो यहाँ दिया हुआ है बी का सेकंड ऑप्शन, बाकी तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है, यहाँ पे होना चाहिए ए का थर्ड। इसको आप मत देखिए, तो यहाँ होगा ए का थर्ड। नेक्स्ट दोआब देख लेते हैं। अब रावी और चेनाब रिवर के बीच में जो दोआब बनता है, रावी और चेनाब रिवर के बीच में, उस दोआब को कहा जाता है रचना दोआब। क्या कहा जाता है? रचना दोआब। कौन से रिवर के बीच को? रावी और चेनाब। रावी चेनाब इनके बीच का दोआब कहलाता है रचना दोआब। रावी और चेनाब, नाम बहुत ही सिमिलर है, रावी और चेनाब। कौन सा दोआब है? रचना। सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। सी का फर्स्ट। सी का फर्स्ट किसी में नहीं दिया हुआ, मतलब यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको इग्नोर कर दीजिए। नीचे मैं जो ऑप्शंस लिख रही हूँ वो आपके सही ऑप्शंस है, ठीक है। अब आ जाता है आपका सी का फर्स्ट। नेक्स्ट बचता है डी का, तो वो तो हो जाता है फोर्थ। डी में देख लेते हैं। चेनाब और जेलम के बीच में बनता है छाछ दोआब। चेनाब और जेलम के बीच में क्या बनता है? छाछ दोआब। कौन सा दोआब है ये? छाछ दोआब। चेनाब और जेलम के बीच में ये वाला दोआब, दैट इज चेनाब एंड जेलम, यानी कि डी का फोर्थ ऑप्शन। तो इसको एक बार इग्नोर कर दीजिए। ये सीरीज आपकी करेक्ट होगी। ए का थर्ड यानी बिस्ट दोआब जो है वो बनता है ब्यास और सतलुज नदी के बीच में। बी का सेकंड यानी बारी दोआब जो है वो रावी और ब्यास के बीच में बनता है। सी का फर्स्ट यानी रचना दोआब जो है वो रावी और चेनाब के बीच में बनता है। और फिर आ जाता है छाछ दोआब जो चेनाब और झेलम के बीच में बनता है। तो ये है आपके करेक्ट ऑप्शंस इस क्वेश्चन के। ये सभी दोआब रिवर्स के थ्रू इस तरीके से याद कीजिए। सतलुज रावी बिष्ट दोआब, रावी सतलुज ब्यास बिष्ट दोआब, ब्यास रावी बारी दोआब, रावी चेनाब रचना दोआब, चेनाब और झेलम आ जाता है छाछ दोआब। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यानी दामोदर नदी कहाँ से उद्गम होती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होती है। कहाँ से? खमारपाट हिल्स से। कहाँ से उद्गम होता है दामोदर नदी का? छोटा नागपुर पठार में खमारपाट हिल्स से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर वैली ऑफ इंडिया इज रिच इन कोल डिपॉजिट? कोयले के भंडार में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में किस नदी घाटी में कोयले के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। महानदी, दामोदर, सोन और मोर देन वन ऑफ दी अबव। अगर मैं कोयले के प्रचुर मात्रा की, प्रचुर भंडार की बात करूं तो भारत का 90% कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना कोल एरिया में। कौन से टाइप का कोल है? बिटुमिनस। बिटुमिनस टाइप का कोल है जो मेनली गोंडवाना रेंज में पाया जाता है। 90% कोल के भंडार भारत के कोयले के 90% भंडार उसी एरिया में ही पाए जाते हैं, उसी एरिया में सिचुएटेड है। अब उस एरिया में जो जो भी रिवर फ्लो कर रही है उन सभी रिवर वैलीज में वो कोयले के भंडार पाए जाएंगे। तो गोंडवाना एरिया की बात करें तो पूरा
दक्षिणी भारत का ये वाला जो भाग होता है वो गोंडवाना एरिया के अंदर आता है। तो महानदी वैली में भी आएंगे कोयले के भंडार, दामोदर वैली में भी पाए जाएंगे, सोन वैली में भी पाए जाएंगे कोयले के भंडार। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गोदावरी, वर्धा और राजमहल, ये भी कुछ कोल एरियाज है जहाँ पे गोंडवाना कोल एरिया के अंदर ये आते हैं, जहाँ पे कोल के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो इनके अलावा ये भी आप याद कर लीजिए, टोटल 6 ऐसे एरियाज है, कोल डिपॉजिट एरियाज हैं जहाँ पे कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। महानदी वैली, दामोदर वैली, सोन वैली के अलावा गोदावरी वैली, वर्धा वैली और राजमहल की वैलीज में भी कोयले की प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। इसमें अभी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन सभी नदी घाटियों में कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इन विच रिवर डज फ्रेश वाटर फ्लो इन द अपर कोर्स एंड सलाइन वाटर इन द लोअर कोर्स। किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल बहता है और उसके बाद उसका जल खारा हो जाता है। आधे रास्ते तक तो मीठा बहता है और उसके बाद उसका जल खारा हो जाता है। ऐसी कौन सी नदी है भारत की? तो ऐसी नदी है लूनी नदी, राजस्थान की। ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसका 100 किलोमीटर से पहले तो मीठा जल होता है और उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। सौ किलोमीटर से पहले जब ये नदी चलती है तो इसमें कैसा जल पाया जाता है? मीठा जल। धीरे धीरे बालोतरा में जब ये एंटर करती है तब इसमें कैसा जल पाया जाता है? खारा जल। यहाँ पे है मीठा और बालोतरा में 100 किलोमीटर बहने के बाद बालोतरा से इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। अगर मैं इसके उद्गम की बात करूं तो इसका उद्गम कहाँ से है? नाग हिल्स, अरावली माउंटेन रेंज। और इसके एंड पॉइंट की बात करूं जहां जाके ये लुप्त हो जाती है तो वो है कच्छ का रन, गुजरात। कच्छ के रन में जाकर ये लुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो लूनी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नाग हिल्स, अरावली माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है। 100 किलोमीटर जब ये चलती है, जब इसमें सरस्वती नदी मिलती है, इसको सरस्वती ही बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। जब ये रिवर इसमें आकर मिलती है तब इसको लूनी रिवर के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसको बोला जाता है सागरमती। क्या बोला जाता है? सागरमती। पहले ये सागरमती के नाम से बहती है, जब इसमें सरस्वती आकर मिलती है तो इसका जल मीठा हो जाता है। 100 किलोमीटर चलने बाद जब ये बालोतरा से आगे बहने लग जाती है तो इसका जल खारा हो जाता है और इसके बाद ये कच्छ के रन गुजरात में जाकर विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा वो नदी जिसका ऊपरी भाग मीठा जल का और निचला भाग खारे जल का है, तो वो हमारी हो जाती है राजस्थान की लूनी रिवर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लूनी रिवर इज करेक्ट? फिर से आपको पूछे लूनी रिवर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ खंबात। ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ड्रेन हो जाती है, यानी कि गिरती है। तो भाई ये तो गलत हो गया, गल्फ ऑफ खंबात में जाकर तो ये नहीं गिरती है। इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कच्छ। अब भाई हमें पता है कि गल्फ ऑफ कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी में तो जाती है, लेकिन वहाँ ड्रेन नहीं होती है। ड्रेन नहीं होती है, वहाँ पे क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। डिसअपियर्स इन मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। कच्छ के रन के दलदली भूमि में जाकर ये
लुप्त हो जाती है। इट जॉइन्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इन पाकिस्तान। अब इंडस तो थेट यहाँ से चल रही है, लूनी यहाँ चल रही है, तो भाई कहाँ से ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? ये तो आउट ऑफ द सिलेबस ही क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ऑप्शन हो गया। पर अच्छी बात है, इससे हमें पता लगाना ईजी हो गया कि ये इंडस की सहायक नदी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैप में देख लेते हैं, तो जो लूनी रिवर है जो कि नाग हिल से ओरिजिनेट होती है, वो गल्फ ऑफ कच्छ में जाकर खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, ड्रेन नहीं होती है। कोई भी नदी ड्रेन तब होगी जब आगे कोई बड़ी वाटर बॉडी होगी जिसमें जाके वो अपना पूरा पानी जाके समर्पित कर देती है, ड्रेन हो जाती है। पर ये ड्रेन नहीं होती है, यहाँ आके ये लुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी इस मैप में, जैसे ये विंध्यन श्रेणी भी दिया हुआ है, सतपुड़ा श्रेणी दिया हुआ है, इनके बीच में से चलने वाली रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर, जो गल्फ ऑफ खंबात में जाकर ड्रेन होती है। ये है गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ जाकर नर्मदा रिवर ड्रेन हो जाती है, नर्मदा रिवर समाप्त हो जाती है। सतपुड़ा रेंज से जो ताप्ती रिवर चल रही है आपकी, ये भी आपकी गल्फ ऑफ खंबात में चली जाती है। यहाँ से साबरमती आ रही है, साबरमती आपकी ये भी गल्फ ऑफ खंबात में आकर ड्रेन हो जाती है। तो इस तरीके से पेनिनसुलर इंडिया और वेस्टर्न राजस्थान की कुछ रिवर्स है जो फ्लो करती है और बाद में अरेबियन सी में आकर ड्रेन हो जाती है। लूनी रिवर यहाँ तक आती है तो मीठा जल होता है, और बालोतरा से आगे इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। इस वजह से इसका संस्कृत के नाम लवणवती पर लूनी पड़ा है। लवणवती से ही इस रिवर का नाम पड़ा है लूनी रिवर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। सौरव बिहार रेफर्स टू विच रिवर? इसमें से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो नदी उस बिहार के रीजन में बहुत ज़्यादा बाढ़ लाने के लिए उत्तरदायी बनती है। इतनी बाढ़ लेके आती है कि भारत का 16.5% बाढ़ प्रोन एरिया यानी कि फ्लड प्रोन एरिया कहाँ सिचुएटेड है? बिहार में। इंडिया का 16.5% फ्लड प्रोन एरिया सिचुएटेड इन बिहार ड्यू टू दैट रिवर। इतनी ज़्यादा बाढ़ लाने के लिए वो उत्तरदायी है, इसीलिए ही उस नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। तो वो नदी है आपकी कोसी रिवर, जिसको हम बिहार के शोक के रूप में जानते हैं। अब असर्शन रीजन वाला एक क्वेश्चन आ चुका है। काली रिवर इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउथ इंडिया। ये काली रिवर आपकी नॉर्थ इंडिया वाली रिवर की बात नहीं हो रही है। काली नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत में भी एक फ्लो करती है, उसके बारे में असर्शन दिया हुआ है कि यह दक्षिण भारत की पूर्व वाहिनी नदी है, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में बंगाल खाड़ी की ओर मंद ढाल में, यानी पश्चिम में ऊंचा है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी की तरफ ये मंद है। तो जो काली नदी है यानी कि काली रिवर है, ये पूर्व वाहिनी नदी नहीं है, ये पश्चिमी वाहिनी नदी है, यानी कि अरब सागर में जाकर फ्लो करती है। ये कन्नड़ में डिग्गी गांव से निकलती है। डिग्गी गांव से निकलती है, पश्चिम के सारे चलते ये पश्चिम घाट की तरफ जाकर अरब सागर में ही ड्रेन हो जाती है, गिर जाती है। तो आपका कथन तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करें तो ये बिल्कुल सही है कि पश्चिमी घाट से जो प्रायद्वीपीय पठार है वो ऊंचा है, उसका एलिवेशन हाई है, और पूर्वी ढाल की तरफ जाते जाते उसका एलिवेशन कैसा हो जाता है? स्लोप कैसा हो जाता है? मंद हो जाता है, यानी कि जेंटल स्लोप हो जाता है। वेस्टर्न घाट पे तो वो स्टीप है, हायर है, और यहाँ पे पूर्वी घाट की तरफ आते आते वो कैसा हो जाता है? जेंटल। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन, महात्मा गांधी सेतु स्थित है कौन से स्टेट में स्थित है? महात्मा गांधी सेतु बना कब था?
1982 में बना था। दो एरियाज को जोड़ने के लिए गंगा रिवर पर बनाया गया था। 1982 में इसका उद्घाटन हुआ था, गंगा रिवर पर ये बनाया गया था। पटना को हाजीपुर से जोड़ने के लिए, हाजीपुर भी बोलते हैं, हाजीपुर से जोड़ने के लिए बनाया गया था। पटना कहाँ पर है? पटना कहाँ पर है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? तो पटना जगह तो भाई बिहार में सिचुएटेड है। दैट इज़ वाई महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे लोकेटेड है? बिहार में। उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में इसका उद्घाटन हुआ था। पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा रिवर पर लगभग 5 किलोमीटर का ये पुल है। 5 किलोमीटर 757 करके इसका टोटल आंकड़ा है। आप इतना ही ध्यान रख लीजिए कि 5 किलोमीटर का ये पुल है, 5 किलोमीटर का सेतु है। 1982 बिहार ऑप्शन आपका, यहाँ स्टेट पूछा है, बिहार ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर स्टेट पेयर इज करेक्टली मैच्ड? रिवर दी हुई है, साथ में स्टेट दिया हुआ है, आपको बताना है करेक्टली मैच यानी कि उसका स्टेट जहाँ से वो निकलती है क्या उसके साथ उसका सही यहाँ पे मैच दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, वो आपको बताना है। सबसे पहले दी हुई है इंद्रावती झारखंड से निकलती है, भीमा नदी तमिलनाडु से निकलती है, लूनी रिवर राजस्थान से निकलती है और घाट प्रभा केरला से निकलती है। अगर मैं इसमें देखूं तो इंद्रावती जो है वो झारखंड से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से फ्लो करती है। ये फ्लो रीजन पूछा है कि कौन से एरिया से वो फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, ये आपको पूछा। क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कोई भी प्रॉपर स्टेट से कोई भी नदी का ऐसे ओरिजिन एक फिक्स पॉइंट से ही माना जाता है। ये आपको पूछ रहे प्रवाहित होती है, वो एरिया बताना आपको। प्रवाहित एरिया पूछा है तो इंद्रावती जो झारखंड से प्रवाहित नहीं होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है? छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है। घाट प्रभा केरला से प्रवाहित नहीं होती है, कर्नाटका से प्रवाहित होती है। लूनी रिवर कहाँ से प्रवाहित होती है? तो लूनी रिवर का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल सही है, राजस्थान से लूनी रिवर प्रवाहित होती है। लेकिन भीमा रिवर तमिलनाडु से नहीं, तेलंगाना और कर्नाटका से प्रवाहित होती है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लूनी का जो स्टेट है वो सही दिया हुआ है। लूनी जिस क्षेत्र से प्रवाहित होकर चलती है वो बिल्कुल राजस्थान राज्य से ही प्रवाहित होती है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, भीमा तेलंगाना कर्नाटका के एरिया से चलती है और घाट प्रभा जो केरला से नहीं, ये भी कर्नाटका से प्रवाहित होने वाली एक नदी है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सोर्स रीजन यानी कि उद्गम क्षेत्र और उसके बाद इधर भी नदियाँ। अगर आप इस PYQ में जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं नोटिस करें, उद्गम वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। स्टेट भी ना पूछकर, माउंटेन रेंज भी ना पूछकर, प्रॉपर हिल्स पूछ रहे कि कौन से हिल से वो नदी उद्गम हो रही है, निकल रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रॉपर स्पेसिफिक पॉइंट किसी भी रिवर का जहाँ से वो निकलती है, जो उसका उद्गम एरिया होता है। ब्रह्मगिरी हिल्स पहाड़ी से निकलती है कावेरी रिवर, वेरीनाग स्प्रिंग से झेलम रिवर, महाबलेश्वर से कृष्णा और छोटा नागपुर प्लेट्यू से स्वर्ण रेखा। तो ब्रह्मगिरी हिल्स से बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी कर्नाटका से। ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है कावेरी, तो आपका ए का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस टाइप की जो सीरीज आती है
जिसमें बिल्कुल चारों में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो इसमें हमारा बहुत अच्छे से टाइम बच जाता है, दिमाग भी नहीं खपता है। सीधा सीधा मेरे को ऑप्शन मिल गया इसमें, बी ऑप्शन। मैं आगे नहीं भी सॉल्व करूँ, मुझे नहीं भी पता कि झेलम कृष्णा स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, तो भी मेरा तो ये आंसर बिल्कुल सही करेक्टली सॉल्व है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि कावेरी तो ब्रह्मगिरी से ही निकलती है। मैं फर्स्ट ऑप्शन में श्योर हूँ, तो मुझे तो मेरा आंसर मिल गया। अब आगे नहीं सॉल्व करूँ तो भी चलेगा, पर फिर भी देख लेते हैं। वेरीनाग स्प्रिंग से आपकी निकलती है झेलम रिवर, यानी कि बी का सेकंड ऑप्शन जो कि यहाँ दिया हुआ है। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर बिल्कुल सही है, सी का थर्ड ऑप्शन। और छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। तो ये थे इनके उद्गम क्षेत्र और जहाँ से वो नदी निकलती है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं, और सीरीज अगर डिफरेंट दी हुई हो, कोई एक में अगर आप श्योर हैं तो आपको करेक्ट आंसर इसमें मिल जाएगा। इसलिए हर नदी का उद्गम क्षेत्र आपको याद होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक। झेलम नदी वूलर लेक से होकर गुजरती है। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भराव करती है। कृष्णा नदी कोल्लेरू झील को भरने का काम करती है। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण हुआ। अब आपको पूछे कौन से नदी से कौन सी लेक से लोकेटेड है या कनेक्टेड है, ये आपको पूछा है। अगर मैं झेलम नदी की बात करूँ तो बिल्कुल ये वूलर झील से होकर गुजरती है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा नदी सीधे कोल्लेरू झील का भराव करती है, तो कृष्णा नदी नहीं, दो ऐसी मौसमी धाराएं हैं जिसका नाम है वुडमेरू और तम्मीलेरू। ये दो ऐसी मौसमी धाराएं हैं जो इस झील का भराव करती है। कौन सी धारा है? वुडमेरू और तम्मीलेरू, ये दोनों क्या है? मौसमी धाराएं। ये दोनों ऐसी मौसमी धाराएं हैं जो कोलेरू झील के भराव के लिए उत्तरदायी है, इसको भरने के लिए उत्तरदायी है। कृष्णा नदी का इस झील से कोई लिंक नहीं है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील का निर्माण हुआ है, तो गंडक नदी से नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक से इसका निर्माण हुआ है। और ये किस प्रकार की झील है? गोखुर झील है। विसर्पण से जो झीलें बनती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? गोखुर झील बोलते हैं। ये बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। अगर मैं एरिया की बात करूं तो कांवर झील कहाँ पे पाई जाती है? बिहार में है ना, क्योंकि गंडक कहाँ पे जा रही है भाई? बिहार में तो जा रही है। तो बिहार में ये कांवर झील है जो कि एक गोखुर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण से नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। दैट इज वाई ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली वन, यानी कि सिर्फ पहला ही ऑप्शन सही है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वूलर लेक से होकर गुजरती है। विच डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन? नर्मदा बेसिन का कौन सा डिस्ट्रिक्ट पार्ट है? राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर और कोरबा। अब ये डिस्ट्रिक्ट नर्मदा बेसिन का पार्ट क्यों है? क्योंकि इनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट, कुछ किलोमीटर का एरिया उस बेसिन के अंदर काउंट होता है, यानी इस बेसिन के अंदर आता है, इसीलिए ही वो जिला नर्मदा बेसिन का पार्ट है, जो कि है राजनंदनगांव। राजनंदनगांव का लगभग 6.85% एरिया है जो इसके अंतर्गत आता है। 5.68% एरिया जो है वो किस में आता है? नर्मदा बेसिन में आता है। 5.68% एरिया नर्मदा बेसिन में आता है। अगर मैं इसका राउंड ऑफ करूँ तो लगभग 6.5% एरिया जो है वो राजनंदनगांव का नर्मदा बेसिन में आता है। लेकिन ये स्पेसिफिक परसेंटेज है जो नर्मदा बेसिन में इस डिस्ट्रिक्ट का एरिया आता है, इसीलिए वो डिस्ट्रिक्ट जो नर्मदा बेसिन का पार्ट है वो है राजनंदनगांव या राजनंदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल?
बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन नहीं होती है। महानदी, कृष्णा, तापी और गोदावरी। तो इसमें से तापी एक ऐसी रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन ना होकर कहाँ ड्रेन होती है? अरेबियन सी में। इसके अलावा ये तीनों ही नदियाँ बे ऑफ बंगाल में जाकर ही गिरती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती रिवर। द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच माउंटेन रेंज? नर्मदा वैली कौन सी दो माउंटेन रेंज के बीच में से होकर चलती है, बीच में से होकर बहती है? तो वो है विंध्यन माउंटेन रेंज एंड सतपुड़ा माउंटेन रेंज, जिनके बिल्कुल पैरेलल में चलती है नर्मदा रिवर और आके गल्फ ऑफ खंबात में आकर गिर जाती है। बिल्कुल एकदम पैरेलल में चल रही है विंध्यन और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा एंड विंध्याचल या विंध्यन माउंटेन रेंज। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया जिससे हमने शुरुआत करी थी कि इसमें से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जितनी भी नदियां अरब सागर में गिरेंगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेंगी। महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी, ये तीनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन नर्मदा अरब सागर में गिरती है तो ये डेल्टा नहीं, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट जो है ये आपका मैप है। इस मैप में मेजर कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स लोकेटेड हैं इंडिया की। आपको इन सभी नदियों का ओरिजिन पॉइंट याद होना चाहिए। ओरिजिन पॉइंट के साथ ये नदियाँ कहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं, फॉल होती हैं, ये भी याद होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल में कौन सी आती हैं और अरेबियन सी में कौन सी आती है? जितनी भी अरेबियन सी में जाएंगी, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती और ये चंबल वाली ये जो रिवर्स आ रही हैं, साबरमती आ रही है यहाँ से, चंबल तो इधर चली जाती है यमुना की तरफ, साबरमती आ रही है, ये रिवर सब क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी, डेल्टा नहीं बनाएगी। क्योंकि यहाँ पे कैसा ढाल है? खड़ा ढाल है, ऊंचा ढाल है, नदियाँ तेज़ स्पीड में आती है, इसके अलावा घाटियों से बहती हुई आती है। तो जब ये इसमें ड्रेन हो जाती है तो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। लेकिन यहाँ कैसा ढाल है? बिल्कुल मंद ढाल है, नदियाँ लंबी दूरी तय करके आती हैं, कम स्पीड में आती है। तो यहाँ पे अपना सारा सेडिमेंट्स छोड़कर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ सभी डेल्टा बनाती हैं और यहाँ पे सभी एस्चुरी बनाती है। लूनी नदी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान की, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं उस टर्म से। तो ये रन ऑफ कच्छ में आकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है, ड्रेन नहीं होती है। भाषा के क्वेश्चन की भाषा को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी है कि ड्रेन होती है या लुप्त होती है। तो ड्रेन नहीं होती है, लुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, गायब हो जाती है। चंबल, सिंध, बेतवा ये सभी नदियाँ यमुना की सपोर्टिंग नदियाँ हैं। इसके बाद गंगा आकर इधर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। यहाँ पे हमने रिवर सिस्टम का जो पार्ट 1 PYQ था उसमें हमने इनको, ब्रह्मपुत्र को, गंगा को और जो इंडस रिवर सिस्टम है इनको कवर किया था। आज का हमने जो PYQ कंप्लीट किया था वो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर और कुछ इधर की साबरमती और लूनी रिवर के ऊपर था। यहाँ पे आपका टोटली रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया ख़त्म होता है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ही एक अच्छी PYQ सीरीज़ फिर से मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज की सीरीज़, इससे पहले की जितनी भी सीरीज़ अभी तक चैनल पर आई है उन सभी को आपने प्यार दिया होगा, सपोर्ट दिया होगा। अगर आपको डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं जो थ्योरेटिकली आप उनको जानना चाहते हैं, जिसमें आपको डाउट्स है, आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं, वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। उन पे भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज़ को समझा सकूँ, क्लियर कर सकूँ। इसके साथ आज की PYQ सीरीज़ को तो हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली PYQ के अंदर जो कि होगी इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। और इसके साथ आप पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए, अपने कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली PYQ सीरीज़ में, अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।